हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और आज से हम लोग क्वांटम फिजिक्स चालू कर रहे हैं। तो ये क्वांटम फिजिक्स का पहला लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स का, और इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स, आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पड़ी, क्वांटम फिजिक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और बताएंगे लाइट के बारे में, थोड़ी लाइट के बारे में जानकारी देंगे और आगे बढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स को लेकर के। क्या क्या इसमें आता है, क्या ज़रूरी है, क्यों इसका नीड आया रियल वर्ल्ड को। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब क्वांटम फिजिक्स नहीं था तो उस समय की बात है जब न्यूटोनियन फिजिक्स का ज़माना था और क्लासिकल फिजिक्स हुआ करता था, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। उस समय जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो पाती थी क्वांटम ये क्लासिकल फिजिक्स से या फिर न्यूटोनियन फिजिक्स से, जैसे कि न्यूक्लियर फीजन फ्यूज़न। फॉर एग्जांपल कि सन अगर न्यूटोनियन फिजिक्स की माने तो सन वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कभी भी एक दूसरे के इतने पास नहीं आ पाते कि वो रिएक्शन कर पाते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप जानते ही हो। और उसके मुताबिक अगर ये दोनों काफ़ी पास आ जाते तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण ये कभी नहीं मिलके हीलियम बना पाते तो, और रिएक्शन सन पर रुक जाती। लेकिन ये होता है और इस चीज़ को न्यूटोनियन फिजिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्वांटम मैकेनिक्स की मदद ली। तो हम इस पार्ट में सीखेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स ये कहाँ कहाँ वायलेट होता है। तो सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली ये दो जगह वायलेट होता है। सबसे पहले हाई स्पीड्स पर हाई स्पीड्स का मतलब कि आपका जो स्पीड हो वो कंपेरेबल टू सी होना चाहिए। कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट का आप बोलो 50% है, स्पीड ऑफ लाइट का 90% है, स्पीड ऑफ लाइट का 5% है, 10% है। कंपेरेबल टू सी अगर कोई भी चीज़ है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड है, तो उस समय पे क्लासिकल फिजिक्स का लॉ वायलेट कर जाता है। और इस चीज़ को पढ़ने के लिए, उस फेनोमेनन को फिर हम पढ़ने के लिए रिलेटिविटी की फॉर्मूला है। जो पहले न्यूटन की रिलेटिविटी थी वो इस चीज़ पर वायलेट कर जाती है, और इस चीज़ पर जो थ्योरी है वो आइंस्टाइन ने दी थी, जैसा कि आप सब जानते हो। तो इस चीज़ पर बाद में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ होती है स्मॉल पार्टिकल या फिर आप एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल कह सकते हो। इन चीज़ों पर भी क्लासिकल फिजिक्स वायलेट कर जाता है, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया आपको। तो यहाँ पर हम लोग, यहीं पर शुरुआत होती है क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम वर्ल्ड की शुरुआत यहीं पर होती है मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत यहीं पर होती है। ये उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है, ये उन चीज़ों को आपको क्लियरली बता पाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक्स रूल भी देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो सकता है। और क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुनते ही आप सबके मन में ये ज़रूर आता होगा लाइट का ख्याल। क्वांटम मैकेनिक्स, लाइट। लाइट एक शुरू से ही चर्चा का विषय रहा है। जब न्यूटन अपने ज़माने में थे तो न्यूटन ने यह बताया था कि लाइट एक बंच ऑफ पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है, और उसी के मुताबिक उन्होंने उसका मोमेंटम, एनर्जी, सब कुछ निकाला था, वेलोसिटी वगैरह सब, और उसको एक बॉल की तरह मान के सब कुछ उसको कैलकुलेट किया था, रिफ्लेक्शन वगैरह सब। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े हम लोग तो कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे हाइगन्स ने बताया कि नहीं, लाइट वेव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। फिर और कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उस पर, वेवलेंथ वगैरह उसका निकाला, और बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, उनके रिसर्च से भी ये साबित हो गया कि लाइट के पास दोनों होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। लाइट पोजेस बोथ द नेचर। सो लाइट के पास दोनों नेचर होता है, और लाइट काफ़ी तरह का फेनोमेनन भी शो करता है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन जिससे आप कह सकते हैं पोलराइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट घटती बढ़ती है उसमें। तो ये सारी
फेनोमेनन जो है वो लाइट शो करता है, और इससे हमको पता चलता है कि लाइट के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल और वेव नेचर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक बेसिक सा रूल है जिसे आप कह सकते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट गिव्स यू द सेम आइडेंटिकल रिजल्ट, और यू कैन से दैट आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट डजंट गिव द आइडेंटिकल रिजल्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये एक बहुत बेसिक और बहुत बड़ी लाइन है। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स डजंट गिव यू identical results even if they are 100% truly identical. They doesn't give you identical result in quantum mechanics always, but in classical mechanics they will give the same result. When you put the same experiment 100 with the same situation, they will give the same result, but in quantum mechanics it is all not always possible. For example, we just take a light source, it is 100% light, तो you know कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होती है। तो स्टडी सेज कि 80% ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है और 20% ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आपको ये सिचुएशन दे दिया जाए और ये कहा जाए कि अब लाइट जो है उसमें बहुत सारे फोटोन पार्टिकल्स होते हैं जो गिरते हैं यहाँ पर, और फिर कुछ फोटोन पार्टिकल्स जैसे कि 80% फोटोन पार्टिकल्स रिफ्रैक्ट हो गए और 20% फोटोन पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो गया। और ये फोटोन क्या है? फोटोन इज ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। और ये फोटोन के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, इसका मास क्या होता है, ये मोमेंटम वगैरह क्या होता है, इसका रेस्ट मास 0 होता है, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने भी बताया था। सो ये सब के बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको एक सिचुएशन दे दिया गया है कि ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो मैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट डजंट गिव यू आइडेंटिकल रिजल्ट। सो मीडियम 1 और मीडियम 2 है, तो ये आपका फोटोन है। अगर आपको ये सेम सिचुएशन दिया गया है, एक फोटोन के लिए अगर आपको पूछा गया है कि ये फोटोन क्या रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्रैक्ट करेगा, मे बी in this case the same photon reflect, but in the other situation, truly identical situation, 100% identical situation, the same photon will refract, and in the third case it again reflect. So you can't predict anything. आप कभी भी ये कुछ नहीं कह सकते हो कि हाँ अगर इस बार ये फोटोन रिफ्लेक्ट किया है तो अगले सिचुएशन सेम कंडीशन में वो वापस से रिफ्लेक्ट करेगा। These are the probabilities. Actually there is no justification of this, that how much photon will reflect or refract. The reflect or refract, these are the only probabilities that 80% and 20% of the photons are reflected or refracted. So these are the probabilities. So the basic conclusion of this experiment is identical experiment doesn't give you identical result, as you have seen this in this case. So this is the main thing that I want to explain in this lecture, and by the next lecture I will show you how the revolution of quantum mechanics happen. बहुत सारे लॉज आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया, कैसे मैक्स प्लैंक ने एक बदलाव किया क्लासिकल फिजिक्स में, एक अमेंडमेंट किया, करेक्शन किया, जिसके कारण से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई। फिर ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, और भी काफ़ी सारे लॉज पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।